नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने इसे पिछले सेट में देखा था एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का पहला सेट, जिसमें सभी क्वेश्चन जो आए थे वो कराए थे आपको। और इसमें आप देखेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के सेट नंबर 2। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो प्रीवियस पेपर है वो महत्वपूर्ण कितना है आपके लिए। पहले नंबर एक तो प्रीवियस पेपर करने से हमें ये अंदाजा लगता है कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि एसएससी प्रीवियस पेपर से रिपीटेशन करता है। और तीसरा ये कि हमारी रिवीजन हो जाती है। तो प्रीवियस पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के कारण हमने ये सीरीज लेके आए हैं एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, हर दिन एक सेट। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। देखिए क्वेश्चन नंबर एक कहता है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग-अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए औसत क्या होता है। तो हम किसी का भी जब औसत निकालते हैं तो हम कहते हैं कि औसत होता है हमारा कुल योग बटे कुल संख्या। और यहाँ पर हमें गति का औसत निकालना है तो औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी हमें दी गई है, हमें समय नहीं दिया गया है, तो हम इस दूरी के हिसाब से समय निकालेंगे। आप कहेंगे कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमें चाल दी गई है कि ए है, ए रास्ते से 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। तो आप कहेंगे कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर जाएगा तो इसे जो समय लगेगा वो लगेगा 4 घंटे। बी रास्ते पर 3 किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ समय लगेगा इसे 5 घंटे। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से रास्ते पर ये 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 10 किलोमीटर जाएगा तो इसे भी लगेगा 5 घंटे। और डी रास्ते पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो यहाँ समय लेगा 6 घंटे। ठीक है, तो ये आपका आ गया समय। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से आप कुल दूरी देखेंगे 20, 15, 10, 24, ये भी आपकी 69, कुल दूरी भी आपकी 69। और कुल समय देखेंगे तो 5, 5, 10, 14 और 6, 20, कुल समय हुआ आपका 20 घंटे। यानी अगर औसत देखें तो आप कहेंगे औसत चाल जो होती है वो होगी आपकी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में कुल लगा समय। अब देखिए कुल दूरी कितनी है आपकी, आप कहेंगे 69, और जो समय लगा वो कितना लगा 20। इसको आप पहले से 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 10 और ऊपर अंश में आएगा 34.5। इसमें आप और 10 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.45। ये हुआ आंसर, ये आपकी चाल है। तो ये आ जाएगी आपकी यूनिट किलोमीटर पर हावर। इसका आंसर हुआ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इफ 5x माइनस 2y, ये आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। एक दिया गया है 5x माइनस के 2y अपॉन x माइनस 2y, अनुपात ही हमारा डिवाइड होता है। ये दिया गया है 9/17। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आएगा वो आएगा 85x माइनस के 34y इक्वल टू 9x माइनस के 18y। x एक तरफ और आप y एक तरफ करेंगे। जैसे ही आप x एक तरफ करेंगे तो आपका ये आएगा 76x इक्वल टू 16y। ठीक है, 34 उधर जाएगा आपका तो ये प्लस का हो जाएगा, और 34 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ से x अपॉन वाई अर्थात x अनुपात y का मान निकालेंगे आप तो आएगा 16/76। 4 से काट भी सकते हैं इसे, ये गया 4 बार, और इसे 4 से काटेंगे आप तो ये जाएगा आपका 19 बार। ठीक है, अब आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है 9x अपॉन 13y। आप यहाँ पर x का मान रखेंगे 4 और y का मान रखेंगे 19। जैसे ही आप x का मान 4 रखेंगे, y का मान 19 रखेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 9 इंटू 4 36 और 13 इंटू 19 247, 247। ये हुआ आपका आंसर। इसका आंसर है आपका ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सिखाएंगे आपको। सबसे पहला ये देखो कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 72,000। तो आप कहेंगे अगर इसका अंकित मूल्य 72 आ जाए तो आप ये लिखा आपने अंकित मूल्य पर से हम एमपी से नेट कर दें मार्क प्राइस, ये 72,000। ठीक है, अब 20% की छूट देगा अगर कोई आपको, आप जानते हैं कि 20% की छूट हमेशा अंकित मूल्य से मिलती है, तो 20% की छूट देने के बाद में जो मूल्य रह जाएगा वो 80% रह जाएगा। आप कहेंगे ठीक है जी, तो ये जो मूल्य रह गया वो कुल मूल्य रह गया आपका 72 × 8, 57,600 रुपये। ठीक है, यानी 72,000 रुपये की चीज पर अगर आप 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो उसे आप सब 80% में बेच देंगे। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, डिस्काउंट देने के बाद में जो मूल्य आता है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उस पर आपने कोई छूट प्राप्त की और छूट प्राप्त करने के लिए जो मूल्य रह जाता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, सॉरी विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी एसपी होता है हमारा। अब विक्रय मूल्य आपका आ गया 57,600। अब इस विक्रय मूल्य जो आया है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 10% की हानि के साथ आया हुआ है। कितने परसेंट की हानि के साथ में? 10% की हानि के साथ में। तो आप कहेंगे अगर 10% की हानि हुई है तो इसका मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर कोई चीज 10 की थी तो हमने 9 की बेच दी। आप कहेंगे इस 9 की जो वैल्यू है प्रश्न के अनुसार कितनी है? 57,600। कितने गुना है? तो आप कहेंगे 6400 गुने। तो सारी चीजें 6400 गुने, तो ये जो हमारा क्रय मूल्य है वो 10 ना होकर के ये भी 6400 गुने होगा, अर्थात क्रय मूल्य होगा हमारा 64,000। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हुआ? 64,000। अब अगर हम बात करें कि भाई 64,000 हमारा क्रय मूल्य है, हमें इस पर 440 रुपये का लाभ लेना है, तो आप कहेंगे तो हम इसे बेचेंगे 64,440 रुपये। कितने में बेचेंगे? 64,440 रुपये में। अब 64,440 रुपये में बेचे आपने, जिस पर अंकित था 72,000, तो आपने कितनी छोड़ दी? जीरो से जीरो काट दिया। इसको हम काट सकते हैं 36 से, 36 का 36, और बचे कितने? 28। ये हो गए 284, 36 7, अब बचे आपके 32, ये हो गए 324, और ये 9। और इसे 36 से काटो, 36 दूनी 72। ठीक है, 36 से हमने दोनों तरफ काट दिया, क्योंकि अनुपात है और प्रतिशत हमेशा अनुपात पर डिपेंड करता है, फिक्स नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें आपने देखा कि 200 अंकित मूल्य वाली वस्तु को हमने अंततः कितने में बेच दिया? 179 में। अब कितना डिस्काउंट दिया? तो आप कहेंगे 21 का डिस्काउंट दिया, यहाँ से हमने 21 का, कहाँ से? 200 से इंटू 100। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज आया वो कितना आया? 10.5%। ठीक है, ये आंसर हुआ इसका फर्स्ट। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमने आपको एक स्पेशल रिजल्ट बताया था कि जब भी आपको छूट देने के बाद में प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम दो अनुपात मानते हैं, एक सीपी का, एक अनुपात एक एमपी का। डिलीट करते हैं इसे, उसके बाद देखते हैं। अभी हटा देते हैं इसे, ये समझ में आ जाएगा वो आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला एक तरीका और है, वो क्या है एक बार देखेंगे इसे। देखिए, इस प्रश्न में अगर हम आपको स्पेशल रिजल्ट से कराएं तो हमने बताया था आपको कि अगर छूट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम दो अनुपात मानते हैं, एक सीपी का, एक एमपी का। तो जो सीपी का अनुपात होगा वो होगा 100 माइनस छूट के बराबर। ये आप पहले सीख चुके हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था पहले सेट में। और जो आपका एमपी होगा यानी अंकित मूल्य होगा वो होगा 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस के बराबर। और यहाँ पर हुई है हानि आपको, अगर यहाँ पर हानि हुई है तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो आपने ये लगा दिया माइनस। ठीक है, आपका अंकित मूल्य कितना हुआ? 100 माइनस लॉस के बराबर। डिस्काउंट आपने दिया 20% का, तो यहाँ से आपका सीपी आया 90, सॉरी 80, और आपका जो लॉस हुआ है वो 10% का हुआ, तो यहाँ से एमपी आया आपका 90। ठीक है, अब देखिए इस 90 की वैल्यू जो प्रश्न के अनुसार है वो कितनी है? वो कहेंगे आप 72,000 है।
तो ये 72,000 है आपकी, कितने गुनी है? तो आप कहेंगे ये है आपकी 8,000 गुनी। कितने गुनी? 8,000 गुनी। अब ये जब वैल्यू आपकी 8,000 गुनी आई है, तो ये भी वैल्यू आपकी जो क्रय मूल्य की होगी वो भी 8,000 गुनी होगी। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी? 64,000 होगी। कितनी होगी? 64,000। अब यहाँ से फिर वही बात कि 64,000 आपकी क्रय मूल्य की वैल्यू है, 72,000 रुपये की कोई वस्तु है, और इसे आपको बेचना है 440 रुपये के लाभ पर। तो आप कहेंगे 64,000 की चीज़ को अगर 440 लाभ पर बेचेंगे तो 64,440 पे बेचेंगे, और 72,000 इस पर अंकित है। तो सेम वही बात आ गई दोबारा से कि 72,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 64,440 में बेचने पर कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आप इसे भी 36 से काटेंगे तो 179 बार कटेगा, इसे 36 से काटेंगे तो 200 बार कटेगा, अर्थात 200 की चीज आपने 179 में बेच दी। 21/2 ये आपका आंसर रहेगा, यानी 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है ना। तो कई प्रकार से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका देखेंगे। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम और उसके खर्चे यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया है कि उसकी इनकम अगर 95,000 है तो उसका जो खर्चा है वो कितना है? 75,000 है। ठीक है। अब आप, क्योंकि आगे आपको परसेंट में काम करना है, तो जो भी इसमें से कट रहा है वो आप काट देंगे। तो ये तीनों जीरो कट गए, और इसे 5 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 19 बार, और इसे 5 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 15 बार। ठीक है। अब आपको परसेंट में काम करना है आगे। इसमें दिया गया है कि जो इनकम है वो आपकी बढ़ जाएगी 18%, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहेंगे आप 19 से अगर 18% इनकम इंक्रीज हो रही है तो कितना इंक्रीज होगा इसमें? तो कहेंगे 19 इंटू 18%, 19 का 18% कितना है? तो आप यहाँ निकालेंगे 19 का 18%। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 19 का, तो 18 19 का मल्टीप्लाई करने के बाद में 18 18 का मल्टीप्लाई होता है 324, प्लस इसमें आप 18 और जोड़ देंगे। ठीक है। तो 324 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 334 प्लस 8 यानी 342। ठीक है। और 100 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 3.42 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। और अगर खर्चे में भी आप 15% 12% की वृद्धि कर रहे हो, तो 15 में जब 12% की वृद्धि करोगे तो आप कहेंगे भाई 15 है हमारा खर्चा पहले से, इसमें हम 12% की वृद्धि कर रहे हैं, तो अपने खर्चे में कितनी कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो आप कहेंगे ये हमने वृद्धि कर दी 180/100 की, यानी 1.8 रुपये की। ठीक है। अब देखिए आपकी जो कुल इनकम बढ़ी वो 3.42 रुपये बढ़ी, और आपने जो अपना खर्चा बढ़ाया उस हिसाब से वो बढ़ा दिया 1.80, अर्थात आपको अब भी अपनी बढ़ी हुई इनकम और बढ़े हुए खर्चे से भी कुछ लाभ हो रहा है, कुछ बचत हो रही है आपकी। और वो कितनी हो रही है? वो हो रही है 3.42 माइनस 18.80। ठीक है। तो आप कहेंगे जो आपकी बचत हुई वो हुई आपको 1.62। ठीक है बेटा। अभी 1.62 आपकी बचत हुई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बचत पे क्या प्रभाव पड़ा। आप पहले जो बचा रहे थे वो बचा रहे थे आप 4 रुपये, 19 रुपये की आप इनकम थी, 4 रुपये आप 15 रुपये आप खर्च कर रहे थे, 4 रुपये बचा रहे थे। अब आपने बचा दिया 1.62 रुपये एक्स्ट्रा, यानी अब जो प्रतिशत में वृद्धि आई कितनी आई? 1.62 की वृद्धि आई। कहाँ से? 4 से, इंटू 100। ठीक है। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले ये हटा दो, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट हट जाएगा। तो 162/4, और 162 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 4 चौका 16 भाग 2 की बदली 4 पन्ना 20, 40.5%। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर 3, 40.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है। तो देखो इसका जो सीपी है, सीपी होता है क्रय मूल्य लागत मूल्य, 3,50,000, और जो एसपी है वह 4,35,000। ठीक है। तो आप कहेंगे कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हमें फिक्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें अनुपातिक वैल्यू से मतलब रहता है। तो इसमें 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब जो आपका बचा 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसके। तो अब जो आपको बचेगा वो बचेगा 350, 435। ठीक है। यानी 350 की चीज आपने 435 में बेच दी। तो आप कहेंगे कितना प्रॉफिट कमाया यहाँ से? आप कहेंगे 85 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कहाँ से? 350 से इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल,
इसे 5 से काटेंगे 7 बार, इसे 5 से काटेंगे 17 बार। आपका आंसर आया 170/7। इसका आप भाग देंगे तो ये आएगा आपका 24.28 यानी 24.3%। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब व्यास जब 14 सेंटीमीटर है तो आप कहेंगे अगर व्यास इसका 14 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसकी त्रिज्या यानी आर ये होगी व्यास की आधी यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर। इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लंबवृत्तीय बेलन लिख लें। लंबवृत्तीय बेलन के जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है आपका 2πr/h। ठीक है, प्लस आपने प्लस कर दिया संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2πr h प्लस r। ठीक है, इसमें से आप 2πr कॉमन भी ले सकते हैं। 2πr आपने कॉमन लिया, यहाँ बचा आपका h और यहाँ बचा h प्लस r, यानी ये हो गया 2h प्लस r। इसमें आप मान रख देंगे तो आप 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 7 और 2h, h का मान 2 है तो ये 4 हो गया, प्लस r, r का मान कितना है 7। 7 से 7 आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आया 22 दूनी 44 इंटू 7 4 11, और 44 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 484 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हुआ आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शहर में भालुओं की संख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। देखिए, अगर हम मान लें कि किसी शहर में x भालू हैं, हर साल इसमें 3% की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कहेंगे पहली साल के अंदर हो जाएंगे 103/100%, और दूसरी साल इसमें फिर 3% की वृद्धि होगी तो हो जाएंगे 103/100। ठीक है, 2 साल के बाद में 21,218 हो जाते हैं, यानी अब ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी 21,218। ठीक है, तो आप इसे 103 से काट दें, 103 दूनी 206 0 618, तो ये हो गए 103 छिक्के 618। फिर इसे को काट दें आप 103 से तो ये कट जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से जो x बराबर आया 100 ये और 100 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 में, तो ये जैसे ही आप करेंगे दोनों मल्टीप्लाई तो ये सारे जीरो 2 पे लग जाएंगे, यानी आपका आंसर आएगा एक कम 20,000 रुपये, यानी 20,000। बालू की संख्या शुरुआत में कितनी थी 20,000। नेक्स्ट देखिए, x ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अंतर आपको निकलवा रहा है, तो 180 रुपये में अगर ये 40 पेंसिलें खरीद रहा है तो ये पेंसिल एक की कीमत हो गई। ये क्या है बेटा, एक पेंसिल की कीमत। ठीक है, इसका डिफरेंस निकलवाना है आपको पेन से, और एक पेन की कीमत कितनी है 180 में 2 दर्जन, और आप जानते हो एक दर्जन में हमारे कितने होते हैं 12, तो 2 दर्जन कितने होते 24। इसे आप काट दें, 0 से 0 काट दिया आपने, इसे आप 6 से काट दें तो 4 बार और ये 30 बार। अब देखिए बेटा हर दोनों के समान है, हर दोनों के समान है, इन दोनों का डिफरेंस फिर अंश से आएगा। 18 और 30 का जो डिफरेंस होता है 12 अपॉन हर यानी 4, कितना आया 3 का डिफरेंस आया। आंसर हुआ आपका सी। नेक्स्ट देखिए, एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। तो आप कहेंगे इन दोनों सभी के समय दिए गए हैं आपको कि ए है वो किसी पेंटिंग को पेंट कर सकता है 12 दिनों में, बी किसी पेंटिंग को पेंट कर सकता है 8 दिनों में, और सी उसी पेंटिंग को पेंट कर सकता है 10 दिनों में। ठीक है, तो आप इन सब के समय को लेकर के पूरा काम मानेंगे कि पूरा काम कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ से पूरा काम के एलसीएम के बराबर 120। अब 12 दिनों में अगर ए पेंट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 10, 8 दिन में ये कर रहा है तो एक दिन में इसकी क्षमता कितनी हुई 15, और ये सी की क्षमता कितनी हुई यहाँ से 12। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जाती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन साथ आए। देखिए काम कैसे होता है, पहले दिन आपका ए काम करने आएगा और दूसरे दिन आपका काम करने आएंगे ए के साथ में बी और सी। ठीक है, यही काम क्रम का चलेगा कि पहले दिन आए ए और दूसरे दिन इसकी मदद के लिए बी और सी इसके साथ आ जाएंगे, यानी 2 दिन में कुल काम होगा ए द्वारा प्लस ए बी सी और तीनों के द्वारा जो काम हुआ है, और दिन हो गए हमारे 2। अब आप देखेंगे अगर ए पहले दिन काम करने आएगा 10 काम कर जाएगा, और ए बी सी तीनों अगर मिलकर काम करने आएंगे 10 15 और 12, यानी कुल मिलाकर के 37 काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा हमने देखा कि 2 दिन का जो रिजल्ट रहा वो कुल मिलाकर के 47 काम हुआ और दिन लग गए हमारे 2। हमें 120 काम कराना है पूरा, तो 120 तक हम पहुंचने के लिए हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा कुल काम हुआ 94 और दिन लग गए हमें 4। अब हमारा दोबारा से फिर एक काम करने आएगा जो एक दिन में 10 काम करता है। अगर एक दिन में ये 10 काम करता है तो 10 काम जुड़ जाएगा प्लस एक दिन जुड़ जाएगा,
कुल मिलाकर के हमारा 104 काम हो गया और दिन हो गए हमारे 5। कितने दिन हो गए? 5। अब नेक्स्ट जो करने आएंगे वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों करने आएंगे, जो एक दिन में कितना काम करते हैं? आप कहेंगे 37 काम करते हैं। तो हमारे पास केवल काम करने के लिए जो बचा है वो बचा है 120 में से अगर आप 104 निकाल देंगे तो केवल केवल 16 काम है जो आपको करना है। अब 16 काम को करने के लिए 37 क्षमता वाले व्यक्ति एक दिन में लगाए गए, जो एक दिन में 37 काम करते हैं। तो आप कहेंगे अगर एक दिन में 37 काम करते हैं तो 16 काम करने के लिए आपको 16/37 दिन का समय लगेगा। ये कितना आएगा? ये लगभग लगभग आएगा 0.4। अर्थात कुल मिलाकर के जो समय लगा आपको 5 प्लस 0.4, तो कुल समय हुआ आपका 5.04 दिन। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान देता है। वह भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल मिलाकर 28,500 खर्च करता है, तो एक ही आय क्या है? आप कहेंगे यहाँ पे कि एक व्यक्ति है, मान लिया वो 100 रुपये कमाता है, उस 100 रुपये में वो 45 रुपये अपने भोजन पर खर्च कर देता है और 5 रुपया वृद्धाश्रम में दान दे देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसने खर्चा कितना कर दिया? आप कहेंगे अगर इसने 100 रुपये कमाए तो उसमें से कुल मिलाकर के 45 प्लस 5 यानी 50 रुपये का खर्चा कर दिया। और ये 50 रुपये का खर्चा प्रश्न के अनुसार किसके बराबर है? ये बराबर है 28,500 के बराबर है। कितने गुना? तो जब भी गुना निकाल देते हैं भाग देंगे आप कहेंगे ये है 5 से आपने दिया भाग 7 बार, ये 0, 570 गुना। तो सारी चीजें 570 गुना होगी, तो इसकी जो कुल इनकम आपने मांगी है 100, ये 100 ना होकर के ये भी कैसी होगी? 570 गुना होगी, अर्थात कुल इनकम होगी इसकी 57,000। ये आपका आंसर हुआ। आंसर कितना है इसमें? दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, आपको दिया गया है कि अगर 5 महिलाएं काम करने आए, मैंने कहा 5 महिलाएं, उनकी क्षमता मैंने W मान ली, ये काम करने आए तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और यही काम अगर 8 बच्चे करने आए अपनी क्षमता से, B क्षमता से, तो ये काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम कितना है? पूरा काम वो काम है, या तो ये 5 महिलाएं करें तो 8 दिन में कर देंगी, या फिर 8 बच्चे करें तो 10 दिन में कर देंगे। ये हमारा पूरा काम है। इनको लेकर के आपने अगर इनकी क्षमता निकालना चाहेंगे आप, तो ये 5 से 5 और ये 5 से ये 10 काटेंगे आप 2 बार, तो यहाँ से W/B आया आपका, वो आया 2/1। अर्थात एक महिला अगर 2 काम करेगी तो एक बच्चा 1 काम करेगा। अब आपको काम कराना किससे है? आपको काम करना है 2 महिला प्लस 4 बच्चों से। तो मैं कहूँगा 2 महिला 4 बच्चों की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे एक महिला की 2 क्षमता है, तो ये 2 महिलाओं की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 4, प्लस एक बच्चे की क्षमता 1 है, तो 4 बच्चों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। कुल मिलाकर के क्षमता हो गई आपकी 8। ठीक है, अब 8 क्षमता से पूरा काम कितना करना है? तो आप कहेंगे पूरा काम वो काम है जिसे 5 महिलाएं मिलकर के 8 दिन में करती हैं। तो 5 महिलाएं अपनी क्षमता से, एक महिला की क्षमता 2 है, तो ये 8 दिन में जो काम करेगी वो कितना काम करेगी? 80। अब इस 80 कार्य को अगर आपको 2 महिलाएं प्लस 4 बच्चों से कराना है तो कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे ये करेंगे आपके 10 दिन में। ये आपका आंसर हुआ। आंसर हुआ आपका 3। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या है? तो ये आप कहेंगे ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपको चतुर्थानुपाती निकालना है। तो आपको रिलेशन पता होगा कि चतुर्थानुपाती का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? A/B बराबर C/D। अर्थात यहाँ से रिलेशन निकल के आता है A/D बराबर B/C। आपको मान दिए गए हैं, D का मान आपको निकालना है, तो A का मान आप रखेंगे √6, D का मान आपको निकालना है, B का मान रखेंगे आप √8 और C का मान रखेंगे आप √21। ठीक है, तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा आपका √8 इंटू √21 अपॉन √6। ठीक है, अब आप कुछ कर रहे हैं तो काट देंगे। ये √6 मैं 2 जगह से काटूंगा, यहाँ से √2 लूंगा, इस 8 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √4। ठीक है, इस 21 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √7। ठीक है बेटा, और इस 6 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। जो हमारा बचा, इस 4 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 आएगा और √7, तो आंसर हुआ हमारा 2√7। कितना आंसर हुआ? 2√7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है और क्या हो गया सिस्टम में? देखिए,
एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि वह अपनी सामान्य गति से, चलिए देखिए, सिस्टम गड़बड़ कर जाता है कभी कभी, थोड़ा सा नया सिस्टम है ये, अभी 2-4 दिन में ये रिदम में आ जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन है आपका, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्य गति से आधी गति में, यानी हम कहेंगे हम दो गतियों की बात कर रहे हैं, एक ये पहली है, इसकी सामान्य गति है, और दूसरी इसकी बदली हुई गति है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसकी सामान्य गति से अगर ये आधी गति में तय करे तो इसे इस दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय कैसा लगेगा। 5 घंटे में 240 की दूरी को तय करती है, यदि अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसकी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, पूछ रहे हैं हमसे। यानी ये सामान्य गति से चली तो 5 घंटे लगते हैं, अगर इसे अपनी सामान्य गति से आधी गति में चले तो कितना समय लगेगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए, दूरी आपकी समान है, आपको सामान्य गति से भी 240 की दूरी तय करनी है और आपको बदली हुई गति से भी 240 की दूरी तय करनी है। अगर आपकी दूरी समान है तो गति और समय में जो रिलेशन होता है वो होता है एक दूसरे का उल्टा, अर्थात गति अगर 2:1 के अनुपात में है तो आपका समय हो जाएगा 1:2 के अनुपात में। और सामान्य चाल से आपके अनुसार एक समय ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 5 घंटे का समय लेता है, 5 गुना। तो ये फिर आधी गति से अगर जाएगा तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा 10 घंटे। अर्थात अगर सामान्य चाल से आधी चाल से चलेगा तो 10 घंटे का समय से लग जाएगा। आंसर हुआ आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। आपको ये एक स्पेशल रिजल्ट हमने बताया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि छूट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप दो चीज़ों को मानते हैं हमेशा, एक सीपी और एक एमपी। सीपी होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर। यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस के बराबर। डिस्काउंट है आपका 40%, तो यहाँ से सीपी हुआ आपका 60, 100 माइनस 40, और प्रॉफिट है आपका 20, तो यहाँ से एमपी हो गया आपका 120। सीपी और एमपी का अनुपात आया 60:120। अब क्वेश्चन के अनुसार आपका जो अंकित मूल्य दिया गया है वो दिया गया है 2400 रुपये। तो आप कहेंगे हमारे अनुसार 120 आ रहा था लेकिन 24, तो कितने गुना, 20 गुना। तो इसी अनुसार क्योंकि अनुपात में एक तरफ जितने गुना है उतने गुना दूसरी तरफ होगा, तो सी भी हो जाएगा आपका 1200 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा स्पेशल रिजल्ट से रहा। अगर आप स्पेशल रिजल्ट से ना करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, तो बेसिक है आपका, फिर बेसिक से करना होगा आपका। जैसे देखिए, अंकित मूल्य आपको 2400 दिया है, आप जानते हैं कि अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है, तो छूट आपको 40% की दी, और 40% छूट देने के बाद में जो आपका मूल्य आया वो आया 60%, और छूट देने के बाद में जो मूल्य आता है वो आपका क्या आता है, आप कहेंगे वो आता है हमारा एसपी। तो यहाँ से आपका एसपी आएगा, कितना आएगा, 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब आपका यहाँ से आ गया एसपी बराबर 0, 1440, ठीक है। यानी छूट देने के बाद में आपका जो एसपी निकल के आया वो है 1440। अब इस एसपी पर आपने कोई वस्तु बेची, यानी 1440 में कोई वस्तु बेची और उस पर भी आपने कितना लाभ कमाया है, 20% का। तो आप कहेंगे 20% का लाभ कमाया है, अर्थात आपने 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी है। तो 120 की वैल्यू यहाँ से आपने 1440 डिसाइड की है, तो आपका ये कैंसिल, कितने गुना, 12 गुना। तो फिर ये क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू जो होगी वो भी कैसी होगी, 12 गुना होगी, आपकी क्रय मूल्य होगा 1200, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, ठीक है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी। व्यक्ति है, 64 की चाल से गया और 16 की चाल से वापस आया। तो आप इन दोनों की चाल को लेकर के कोई एक दूरी मान लेंगे, और दूरी हमेशा इनके लासा के बराबर, ताकि ये आसानी से चाल से कट जाए समय निकालने के लिए। तो 64 की चाल से गया, अगर 64 किलोमीटर की दूरी में कुल मान लूँ तो कितना समय लगेगा इसे, 1 घंटा। और 16 की चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे। अब देखिए जो औसत होता है, आप जानते हैं कि कुल औसत जो चाल होती है वो क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। और कुल दूरी कितनी हुई, 64 किलोमीटर आप गए और 64 किलोमीटर ही आप वापस आए, तो जो कुल दूरी हो जाएगी आपकी 64 × 2, ठीक है। और कुल समय कितना लगा, 1 घंटा जाने में लगा, 4 घंटे आपको आने में लगा, यानी 5 घंटे। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 128/5, और इसे 5 से काट देंगे तो ये होगा आपका 25.6 किलोमीटर पर घंटे। सॉरी, ये आंसर है इसका 25.6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए,
इस चीज़ को आप एक स्पेशल वेरिएबल से भी कर सकते हैं। अगर दो चीज आपकी गति दी गई है और दूरी समान है तो औसत गति होती है वो होती है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें आप स्पेशल वेरिएबल में लगाएंगे फिर भी आपका आंसर 25.6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये कितने बजे बजी? तो आप कहेंगे ये एक साथ बजी थी 9 बजे सुबह। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड बाद फिर से बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। तो घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? तो ऐसे प्रश्नों में घंटियां पुनः एक साथ कब बजेंगी, जितने अंतराल पर ये बज रही हैं उन सबका आप लासा ले लें। 12, 18, 24, 36, 45 का जो लासा होगा वो कितना होगा? 360, अर्थात 360 सेकेंड बाद ये घंटियां आपस में फिर एक साथ बजेंगी। और 360 को अगर आप मिनट बनाना चाहोगे तो ये 360 में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 360 सेकंड में कितनी मिनट होंगी? कुल मिलाकर के 6। तो 9 बजे एक साथ बजी थी, अब 6 मिनट बाद दोबारा से फिर एक साथ बजेंगी और समय हो रहा होगा 9 बजकर 6 मिनट, अर्थात जब ये घंटियां 9 बजे एक साथ बजी हैं, 6 मिनट बाद फिर ये एक साथ बजेंगी तो 9 बजकर 6 मिनट पे बजेंगी। अगली बार फिर एक बार बजेंगी वो 9 बजकर 12 मिनट पे बजेंगी। ठीक है, यानी 6 के अंतराल पर ये एक साथ बजती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी? ठीक है, इसको आप ऐसे समझें कि आप 80,000 रुपए की राशि को 10% की राशि पे ब्याज पर दे रहे हैं। तो 10% का मतलब होता है कि आपने 1/10, यानी अगर 10 रुपये आपने दिए हैं तो साल के अंत में आप उसे 11 रुपये में चुकता कर लेंगे। ठीक है, अब दिए हैं आपने 80,000 और आपको लेने हैं 1,17,128। तो आप कहेंगे कितना, यही रिपीटेशन कितनी बार होगा? तो आप कहेंगे आपको नहीं पता कितनी बार रिपीटेशन होगा, लेकिन आप ये कहेंगे कि 11 रुपये हमको लेने हैं, 10 रुपये हमने दिए से, और हमने मान लिया ये रिपीटेशन हमारा n वर्ष तक चलेगा। और n वर्ष तक जब रिपीटेशन चलेगा और ये किस हिसाब से आएगा? तो आपने कहा कि हमारा पैसा हो जाता है 1,17,128 अपॉन कितना दिया था? 80,000। ठीक है, समझ में आया बात को? यानी आपने जिस अनुपात में दिया, जिस रेशियो में आप ब्याज देना चाहते हैं, आपने कहा कि हम ब्याज देंगे, वो ब्याज देंगे 10% के हिसाब से। अब 10% के हिसाब से अगर आप ब्याज दोगे तो आप, स्वाभाविक है, एन वर्ष तक आपने ब्याज दी, एन वर्ष तक आपने ब्याज दी, और होने के बाद में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 1,17,128/80,000। 80,000 क्या है? आपका मूलधन है, और ये हो जाता है 1,17,128। ठीक है ना, इसमें आप काट, तो आप इसे 8 से काट देंगे, और 8 से जैसे ही काटेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 8, 8, 8, 4, 14,641। ठीक है, इसे 8 से काटेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है ना, अब 11/10 की पावर n बराबर, ऊपर अगर आप देख रहे हैं 14,641, ये 11 का पावर 4 होता है, और नीचे आपको लिखा है 10,000, ये 10 का पावर 4 होता है। दोनों का पावर 4 हो गया यहाँ से, क्योंकि बेस दोनों के बराबर है, और बेस बराबर है तो हम इनमें घातों की तुलना कर देंगे। तो घातों की तुलना करने पर n का मान कितना आया? 4, अर्थात वर्षों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो एक तरीका और समझ सकते हैं आप, देखिए मैं यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, कुल मिलाकर के आपके पास 80,000 रुपये हैं। इन 80,000 रुपये पे आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो एक साल में कितना मिल जाएगा? 110/100। ठीक है, तो आपको नहीं पता कितने साल तक मिल रहा है, लेकिन फिर अगली साल भी अगर ब्याज मिलेगा फिर भी पूरी राशि पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जब ये अब राशि जो हुई होगी 80,000 पर 110% जो भी रहा होगा, तो अगला जो ब्याज मिलेगा इस राशि पर मिलेगा। तो आप कहेंगे हम इसका रिपीटेशन हर बार करेंगे, तो हमने कह दिया कि हमें n साल तक इसी हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा, तो हमने n वर्ष इस पर रिपीटेशन कर दिया। और ब्याज मिलने के बाद में हमारी जो कुल राशि आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 1,17,128। ठीक है, तो यहाँ से वही बात आ जाएगी, फिर दोबारा से आप इसको अगर काट देंगे तो 11/10 की पावर n हमारा क्या है? वर्षों की संख्या है, और ये 80,000 इसके नीचे जाएंगे, आप इसे 8 से काट दोगे तो ये हो गए आपके 14,641, और ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 11/10 की पावर 4,
दोनों तरफ बेस बराबर है, बेस बराबर है तो हमने घात की तुलना कर दी, तो यहाँ से n वर्ष कितना है 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष बाद में अगर आप 80,000 रुपये की राशि किसी को देते हैं तो 1,70,128 रुपये हो जाएंगे 10% के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, एक शंकु है, एक बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बेलन। आपने शंकु को पिघलाया और बेलन। अच्छा एक चीज समझिए आप किसी भी चीज को 3D आकृति है कोई भी, किसी भी चीज को अगर पिघलाएंगे तो उस पिघलाने के बाद में आपने जो दूसरी आकृति बनाई है तो उसमें एक चीज चेंज नहीं होगी, वो क्या होगा? आयतन। अगर शंकु हमारा 50 किलो का है सपोज, तो बेलन बनाने पर उसका भी वजन कितना आएगा? 50 किलो ही आएगा, ठीक है ना। शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, उसकी लंबाई चौड़ाई चेंज हो रही है, लेकिन हम आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जितना आयतन हमारा शंकु का है उतने आयतन किसका रहेगा? बेलन का, ठीक है ना। तो शंकु के लिए अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो आप जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब इसको R1 इसको H1 मान लेता हूँ, क्योंकि बेलन बेलन की हमारी अलग त्रिज्या है, अलग ऊंचाई है। तो अब शंकु के बारे में बात करेंगे तो शंकु में आपने कहा कि 1/3 पाई आर। शंकु के लिए जो त्रिज्या है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर है, तो आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 इंटू एच, और शंकु की जो ऊंचाई है वो दी गई है आपको 15 है, ठीक है। हम कह रहे हैं आयतन बराबर रहेगा हमेशा। पिघलाने के बाद में दूसरी आकृति में दूसरे शेप में आप ढाल रहे हैं, तो दूसरे शेप में ढालने के लिए आयतन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे आयतन इसका बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। अब बेलन की त्रिज्या जो दी गई है वो हमें निकालनी है, तो बेलन की त्रिज्या हमने कहा R1 स्क्वायर, और ऊंचाई हमें दी गई है इसकी 45, पाई से पाई कैंसिल, और 3 से आप इसे काट देंगे 27, और 15 से इसे काट देंगे 3 बार, फिर 3 से इसे काट देंगे आप 9 बार। तो यहाँ से R1 का स्क्वायर जो आया वो आया आपका 9, ठीक है। यहाँ से R1 हो गया 3, अर्थात आपने R1 माना था किसकी ऊंचाई को? शंकु की त्रिज्या को। शंकु की त्रिज्या आपकी 3 आई, तो फिर आपसे व्यास पूछा गया है, और आप जानते हो जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दूना होता है। व्यास हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है। अब इस चीज को एक से समझें आप, 18% का अगर वो लाभ ले रहा है तो आप कहेंगे अगर कोई 100 की चीज है तो उसे वो 118 रुपये में बेच रहा है, और इस 118 की वैल्यू प्रश्न के अनुसार बेचने वाला जो मूल्य है वो कितना है? 2832 है। अब ये दोनों अनुपात में ये 100 से 118, 118 की वैल्यू 2832 है, तो आप कहेंगे कितने गुना है? तो आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में आप कहेंगे कितना गुना? तो ये आया आपका 24 गुना। सारी चीजें 24 गुना होंगी, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वस्तु का वो भी 24 गुना होगा, अर्थात 2400 रुपये का क्रय मूल्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटें या फिर एक से कटे, वही सारी अभाज्य संख्याएं। तो 40 और 50 के बीच में ऐसी जो संख्या है वो एक 41 संख्या है जो स्वयं से कटेगी या फिर एक से कटेगी, एक 43 है और एक 47 है, अर्थात 3 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो स्वयं से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे। तो कुल मिलाकर के 40 और 50 के मध्य में ऐसी कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं आई? तो वह यहाँ पे 3। ये आपका सेट 2 था एसएससी जीडी के लिए, और ऐसे ही हम आगे भी एक सेट लाएंगे, हर दिन आपको एक सेट कराएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। देखिए मैथ का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि मैथ में हमें कुछ करना नहीं होता अपनी तरफ से, जो प्रश्न बोलता है हम उसको ही कैलकुलेशन करते जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। दूसरी चीज ये कि जो हमारा मैथ है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये चैप्टर? क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन में अहम रोल रखता है। सिलेक्शन में आजकल क्योंकि हर एक एग्जाम की परसेंटेज देखेंगे आपकी कितना परसेंट मेरिट जा रही है, तो आपको मिलेगा कि 80+% हर एक एग्जाम की मेरिट जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए है, इसमें हम अगर हमसे आ रहा है क्वेश्चन को तो हम करके आएंगे और हमें पूरे न पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ कटेगा नहीं हमारा, ठीक है। और अगर हम समय बचा लेंगे, इसमें एग्जाम में जो मेन खेल होता है वो होता है आपका समय का। अगर आपने एग्जाम में समय बचा लिया तो आपका एग्जाम आपके लिए आसान लगने लगता है, और आपने अगर एग्जाम में समय नहीं बचा पाए तो ये आपको एग्जाम टफ लगने लगता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में समय नहीं रहता है, तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर हावी हो जाता है, और प्रेशर हावी होने के बाद में जो भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको हम स्किप कर जाते हैं या फिर स्लिप हो जाते हैं हमारे से, है ना। तो सबसे अहम है एग्जाम में कि आप एग्जाम के अंदर अपना समय बचाएं। समय कैसे बचेगा? अगर आप मैथ के क्वेश्चन को सही तरीके से, सही कंसेप्ट के तरीके से सीखेंगे तो आप मैथ के क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर देंगे, और जल्दी सॉल्व करने के बाद में आप एग्जाम में समय बचा लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।